दोस्तों आज मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर कुछ बताने जा रहा हूँ। ये पॉलिसी आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉलिसी है क्या, ये पॉलिसी क्या रिफॉर्म इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे लेके आएगी। और मैं आपको ये बता दूँ, ये पॉलिसी जो है काफ़ी पुराने टाइम से गवर्नमेंट के ने प्रोसेस पे लगा रखा था। काफ़ी सर्वे वगैरह करने के बाद गवर्नमेंट ने, अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स हैं एनईपी पे अपलोडेड हैं ऑन देयर वेबसाइट। लास्ट ईयर दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर में भी अपलोडेड हैं। सो वो डॉक्यूमेंटेशन इस चीज़ के हैं, एक्चुअली वो सारे डॉक्यूमेंटेशन सर्वेज़ के हैं। गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ सर्वे पोर्टल्स निकाले जो कि स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्रामीण स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और कुछ हायर अथॉरिटीज़ से इन्होंने सर्वे कराया और ये पॉलिसीज़ के उनसे डिस्कशन करने के बाद जो उनका जो कंक्लूज़न निकला उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बिल को पास कर दिया। सो लास्ट टाइम जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया था वो 1986 में आया था और जो कि अपडेट हो गया था 1992 में। उसके बाद कोई भी एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं आया। और मैं आपको बता दूं, लिटरली बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करेगा ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये हमारा काफ़ी का अधिकतर सिमिलर है फॉरेन पॉलिसीज़ के। जो एजुकेशन सिस्टम फॉरेन में अवेलेबल है उससे काफ़ी जो है काफ़ी सिमिलर है। सो इससे क्या होगा कि रूट लर्निंग जो है, जो कि प्रथा चली आ रही है इंडिया में कि हाँ रट्टे मार के पास हो जाओ, एग्ज़ाम में नंबर ले आओ, बहुत है, उसके बाद आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा और उसके बाद आप वहाँ से डिग्री लेके कुछ अच्छा कर लेंगे। सो वो जो चीज़ है वो हट जाएगी। आप देखेंगे पुराने समय में जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी जिसमें काफ़ी इम्पैक्ट था लर्निंग पे और नॉलेज पे, और वो काफ़ी और वहाँ पे बिहेवियरल लर्निंग जो है वो सिखाते थे। वो सेम टू सेम सिस्टम जो उस टाइम पे पुराने ज़माने में जो हमारी नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो चलती थी वो सेम पॉलिसीज़ के साथ इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करना चाह रही है यहाँ भी। सो ये जो है आपके सामने मैं एक डॉक्यूमेंट रीड करने जा रहा हूँ। कुछ उसमें मेन पॉइंट्स जो है मैंने हाईलाइट किए हैं वो मेन पॉइंट्स मैं बताऊंगा और इस पॉलिसीज़ पे जो इम्पैक्ट्स पड़ रहा है उस पॉइंट से वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो डॉक्यूमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स द्वारा अपलोड किया गया है 31 जुलाई 2020 को। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। 66 पेज का ये डॉक्यूमेंट है और ये ऐसा आप कह सकते हैं कि एज अ समरी इन्होंने बताया था, एज अ समरी इन्होंने निकाल दिया है। ये जो चार्ट है अपलोड किया गया है मिनिस्ट्री और एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा उनकी वेबसाइट्स पे। जो डॉक्यूमेंट 66 का मैं बता रहा था आपको, उस डॉक्यूमेंट में ये प्रेजेंट है पेज नंबर 6 पे। इस पे उन्होंने बता रखा है कि जो हमारा न्यू पॉलिसी होगा उसमें क्या क्या स्टेजेस रहेंगे, किस स्टेजेस पे क्या कौन कौन से एज ग्रुप रहेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है स्कूल्स के लिए है, जिसमें हमारे इंक्लूड है आज हम जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आज हम इस नाम से जानते हैं, जो कि अभी हमारा चेंज हो जाएगा न्यू पॉलिसी के हिसाब से। अभी आप देखते हैं जो हमारा पुराना जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था उसको हम बोलते थे 10+2 स्ट्रक्चर, जो स्टार्ट होता था हमारा 6 साल की उम्र से। बच्चा अगर 6 साल का हुआ उसको स्कूल में एडमिशन कराया और फिर वो 10th पास करेगा। 10th पास करने के बाद 12th में जाएगा और अकॉर्डिंगली अपना जो स्ट्रीम है वो चूज़ करेगा। अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने सबसे पहले जो कोर्स निकाला है वो फाउंडेशन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स है। उसमें जो पढ़ाई होगी वो 3 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो जाएगी। 3 साल के जो बच्चे होंगे वो 3 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे होंगे वो इस फाउंडेशन कोर्स को सबसे पहले लेंगे। और ये स्टेजेस बाय स्टेजेस जो है वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बीच में जंप कर सकते हैं, पहले आप ये स्टेज पार करेंगे उसके बाद आप दूसरी स्टेज पे जाएंगे। तो इसमें बोला गया है सबसे पहला जो फाउंडेशन में है वो 3+2 ईयर का प्लान है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है
इसको बोलते हैं 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, और जो हमारा पुराना वाला था उसको बोलते हैं 10+2 स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। इसका मतलब भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आप देख रहे हैं, जैसे ये जो प्लान है ये होगा आपका 3 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे होंगे वो सबसे पहले फाउंडेशन में 3 ईयर का कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे ही वो 3 ईयर का कोर्स कंप्लीट होगा वो जाएंगे 2 ईयर के कोर्स में, जो कि क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड होगी हमारी। उसके बाद हमारा प्रिपरेटरी होगा। प्रिपरेटरी में हमारा स्टार्ट होगा 8 साल की उम्र से। 8 से 11 साल के बच्चे होंगे इसमें, जो कि स्टार्ट होगा हमारा क्लास 3 से क्लास 5 तक। उसके बाद आएगा हमारा मिडल में हमारा स्टार्ट होगा क्लास 6 से क्लास 8 तक, और ये होगा हमारा 11 से 14 साल की उम्र तक। उसके बाद आएगा सेकेंडरी में हमारा होगा 9th 10th 11th 12th, जो कि एज ग्रुप होगा 14 to 18। अब आप ये जो 4 5 + 3 और ये जो आप देख रहे हैं 4, ये जो है ये आपके ईयर्स बता रहे हैं कि अगर आप फाउंडेशन में हैं तो आपको 5 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप प्रिपरेटरी में है 3 साल कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपको मिडिल में 3 साल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 4 साल कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको 6 to 16 तक आप 10th करते थे, उसके बाद 16 to 18 के बीच में आप 11th and 12th करते थे। ये स्ट्रक्चर क्लियरली मेंशन कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं ये जो सेम पैटर्न जो है ये हमारी कुछ फॉरेन्स कंट्रीज़ जो हैं ये फॉलो करती हैं, जिसमें फाउंडेशन है, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी है। एक चीज़ और, जो ये आपका 3 ईयर का जो प्लान है फाउंडेशन में, ये आपकी आंगनवाड़ी को दी जाएंगी, जिनको प्री स्कूल बोला जाएगा। उसके बाद सेकेंड ईयर का जो होगा सेकेंड ईयर्स का जो हमारा चल रहा है नॉर्मली वो चलेगा। उसके बाद में आपको अब ये डॉक्यूमेंट है, मैं इस डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ मेन चीज़ बता रहा हूँ कि मेन क्या है इस डॉक्यूमेंट में। काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, आपको जो मैंने वो चार्ट दिखाया था, उस चार्ट में देखा था जो फाउंडेशन में होंगे वो हमारे जो मतलब आंगनवाड़ी हैं उनको दी जाएंगे। अब आप देख रहे हैं जो आंगनवाड़ी के जो वर्कर और टीचर्स होते हैं वो उतने लिटरेट नहीं होते हैं, सो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ECCE का जो मतलब है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये जो ECCE जो है ये दी जाएगी फाउंडेशन लेवल के लिए आंगनवाड़ी को। आंगनवाड़ी इस पे कंट्रोल करेगा पूरा का पूरा, जितनी भी आंगनवाड़ी हैं उनको दी जाएंगी। और उनमें जो भी टीचर्स होंगे और जो वर्कर्स होंगे, अगर उनके पास क्वालिफ़िकेशन है 10+2 का है और उससे ऊपर की कोई भी क्वालिफ़िकेशंस है तो उनको 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में। और उसके अगर उससे लोअर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, मतलब 10+2 नहीं है और आपकी ये कोई ग्रेजुएशन भी नहीं है या फिर उससे अवब की भी कोई आपके पास डिग्री नहीं है या डिप्लोमा नहीं है, तो उस केस में आपको 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसमें वो अर्ली लिटरेसी, न्यूमरेसी और अदर रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ECCE को कवर कराएंगे। ये गवर्नमेंट की स्कीम है ताकि आंगनवाड़ी वर्कर और टीचर्स को लिटरेट कर सकें। यहाँ पे आप देख रहे हैं NEP जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसका मेन कंसेप्ट ये है कि जितनी भी हमारी कोचिंग सेंटर्स हैं उनका जो मतलब चला आ रहा है वो हटाना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्म कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को। अब होता क्या है, बच्चा स्कूल से आया, पढ़ने का उसको टाइम नहीं मिला, 1 घंटा सोया, उसके बाद कोचिंग के लिए चला गया, कोचिंग में गया,
फिर वापस आया घर, सो गया, तो वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता है। तो सेल्फ स्टडी हो नहीं पाती तो प्रिपरेशन नहीं कर पाता वो एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे। अब क्या हुआ, मेनली जो सबसे ज़्यादा हार्म करते हैं ये होते हैं सीनियर सेकेंडरी वाले, जो कि 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं। वो क्या करते हैं कि भैया अब आएंगे, वो बोलेंगे भैया फिटजी में एडमिशन ले लो, नारायणा में एडमिशन ले लो, IIT क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। एडमिशन ले लेते हैं, वो पैसे फूंक देते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं या नहीं करते पता नहीं। पढ़ाई करी नहीं करी तो चलो छोड़ो वहाँ पे, उसके बाद पैसे फूके, घर आए, सो गए शांति से। अब क्या हुआ, बच्चे पे एक प्रेशर बन जाता है कि वहाँ का भी पढ़ना है, वहाँ का भी पढ़ना है, क्योंकि फिटजी वगैरह में क्या है, स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, वास्ट पढ़ाया जाता है उसके बारे में। अगर मैथमेटिक्स का अगर मैं लूँ, अगर वहाँ पे अगर लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया जाए तो लीनियर अलजेब्रा को खींच दिया जाएगा पूरा का पूरा, जो कि बोर्ड में बहुत कम आता है। सो बोर्ड में जो चीज़ मुझे नहीं आ रही है और मतलब मेरे को एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए MPA ने काफ़ी बढ़िया जो है सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, NEP ने। यहाँ पे ये हाईलाइटेड है 4.36, आप रीड कर सकते हैं या फिर आप डॉक्यूमेंट भी अपना डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है रिप्लेसिंग वैल्यूएबल टाइम फॉर ट्रू लर्निंग। ट्रू लर्निंग ये लोग कह रहे हैं सेल्फ लर्निंग से, क्योंकि जब आप सेल्फ लर्निंग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिलता है, ना कि जब आप किसी मतलब आपको अगर कोई सिखा दे तो आपको सीखने को मिले। अगर मैं कहूँ पुराने ज़माने में भी ऐसे ही होता था, लोग क्या करते थे, सेल्फ लर्निंग करते थे, उनको सल्यूशन नहीं दिया जाता था, उनको क्वेश्चंस दे दिया जाता था, तो वो अपने ही हिसाब से कंप्यूटेट करते थे और उसके बाद रिजल्ट सॉल्यूशन निकालते थे। Excessive exam coaching and preparation. These exams also force students to learn a very narrow band of material in a single stream. यहाँ पे ये कह रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो हैं वो नहीं पढ़ाया जाता, नैरो बैंड पढ़ाया जाता है एक ही स्ट्रीम्स में, rather than all flexibility and choice that will important education system of the future. सो जो हमारा ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये भी बता रहा है कि ये जो है हमको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड द चॉइस, कि आप जो हैं अगर आप हिस्ट्री में अच्छे हैं आप हिस्ट्री यूज़ पढ़ सकते हैं, साइंस में अच्छे हैं आप साइंस पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको अभी आगे की वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपको फाउंडेशन मिडल में कंप्लीट कर दूंगा तब। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 10th और 12th का क्या होगा, मतलब 10th 12th में बोर्ड रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ, 10th और 12th दोनों में बोर्ड रहेगा, बट लेकिन बोर्ड को कुछ इस टाइप से रीडिज़ाइन करा गया है कि उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। स्टूडेंट यही चीज़ मैं अभी आपको बताने जा रहा था कि वो एक सब्जेक्ट पे नहीं टिके रहेगा, वो डिफरेंट सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम्स का हूँ, मुझे ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं वो सब्जेक्ट ले सकता हूँ साइंस के साथ ही। अगर मुझे पोल साइंस में इंटरेस्ट है मैं ले सकता हूँ। अगर मुझे कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट अकाउंट्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं ले सकता हूँ। कोई बॉन्डिंग नहीं कि अगर आप कॉमर्स के हो तो कॉमर्स में ही आप अकाउंट पढ़ोगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है बोर्ड एग्जाम विल बी रीडिजाइन टू एन होलिस्टिक डेवलप, स्टूडेंट विल बी एबल टू चूज मैनी ऑफ द सब्जेक्ट इन विच दे टेक बोर्ड एग्जाम डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअलाइज इंटरेस्ट। उसके बाद ये बता रहे हैं कि इन्होंने हाई स्टेक्स जो है वो इन्होंने रिमूव कर दिया है। अब हाई स्टेक्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि बच्चों को थोड़ा मतलब ये हो जाता है कि हाँ भैया एग्ज़ाम में नंबर बेकार आ गए, अच्छे नहीं आए, एडमिशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सो उससे क्या है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ पे। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम्स जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2 टाइम दे सकता है स्टूडेंट्स, वंस अ ईयर। कोई भी स्कूल टाइम में वो 2 बारी दे सकता है एग्ज़ाम, जो कि एक जो मेन एग्ज़ाम होगा और एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, 10th का मेरा एग्ज़ाम है, मैं 10th के एग्ज़ाम में बैठा और मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट अटैम्प्ट एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दूंगा और मैं उससे अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है।
उसके बाद आता है ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ये बता रहे हैं कि ये बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह, ये जो पूरा कोचिंग्स को मतलब हटा देंगे, काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम मतलब प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका जो प्लान है ये 2022 और 23 एकेडमिक सेशन में लेके आने का है। मतलब कहने का बात है ये पूरा का पूरा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये ओवरऑल हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2022 या 2023 के बीच में आ जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं अगर हमारी गवर्नमेंट अगर ज़्यादा फास्ट हुई तभी जाके ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि इतना बड़ा ये पॉलिसी छोटी पॉलिसी नहीं है, ये काफ़ी बड़ी पॉलिसी है। पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना काफ़ी मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट को फास्ट होना पड़ेगा अगर उनको ये टारगेट अचीव करना है। दैट वाज द टारगेट। आप जानते हैं कोई भी अगर पॉलिसी आती है, कोई भी टेंडर गवर्नमेंट का आता है, वो 1 साल या 2 साल में नहीं होता, कम से कम 3-4 साल तो लगता ही लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि हाँ, अगर मैंने अगर 10th पास कर ली और मैं अगर 11th में गया और मेरे से पूछा गया कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे चाहिए, तो वहाँ पे मुझे कोई बैरियर नहीं है, मैं कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ एक और जो आगे बढ़ने से पहले अब मैं यूनिवर्सिटीज़ पे जाना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट ने एक चीज़ और बोली है लैंग्वेज के ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। जो आपके स्टूडेंट्स हैं फाउंडेशन लेवल तक हैं, मतलब जो भी 6 साल की उम्र तक के बच्चे हैं उनको 3 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बताने जा रहा था। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने एक चीज़ और स्कूल लेवल पे वो किया है कि जो भी हमारी 8th क्लास तक की जो भी मतलब स्टूडेंट्स होंगे, अप टू 5th बोला था उन्होंने, बट 8th क्लास तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे, जो भी स्टेट्स के होंगे, स्टेट्स को अलाउड है कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में उनको पढ़ाएँ। उसके बाद ही वो लैंग्वेज आगे जो है चेंजेस कर सकते हैं। बट 5th तक कंपलसरी है कि रीजनल लैंग्वेज कंपलसरी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी है। एक्चुअली आप जब देखेंगे तो 1968 में रॉयट्स हो गए थे तमिलनाडु में लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेके, कि हिंदी जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था, हिंदी लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, कॉलेज स्कूल्स जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, वो पढ़ा सकते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर मतलब उन्होंने ऐसा कुछ वो नहीं कहा है कि कंपलसरी ही है कि पढ़ाना है, उनकी मर्जी है, वो हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं। और उन्होंने 3 लैंग्वेज कंपलसरी कर रखी है, एक रीजनल हो गई, एक इंग्लिश हो गई और एक कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है। बट हाँ, फॉरेन लैंग्वेज नहीं होगी। अगर 3 कोई भी लैंग्वेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से 2 लैंग्वेज अगर आपने इंडियन यूज़ किए हैं तो आपको 3rd भी इंडियन ही यूज़ करनी है, फॉरेन यूज़ नहीं करनी। मतलब अगर आप पहले तमिल ले रहे हैं, फिर आप इंग्लिश ले रहे हैं, लास्ट जो है आप फ्रेंच नहीं पढ़ा सकते, आपको हिंदी लेना पड़ेगा या संस्कृत लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं आता हूँ अब कॉलेजेस पे। उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ कि गवर्नमेंट ने जो है एक चीज़ और बोला है, उन्होंने अपना टारगेट जो है 2035 का दिया है कि उनको ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो अचीव करना है 2035 100% 2035 तक। सो इसका मतलब क्या है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है क्या? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मतलब ये होता है कि कितने स्टूडेंट एक रीजन में पढ़ने गए, कितने स्टूडेंट एक रीजन में पढ़ने गए। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ, इससे आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि जैसे अगर कोई रीजन में 1000 बच्चे हैं और 3 साल के 1000 बच्चे हैं और फाउंडेशन में 900 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो इसका जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो निकलेगा वो 90% निकलेगा। सो ऐसे ही इन्होंने बोला था कि ग्रोस जो एनरोलमेंट रेशियो जो है अभी हमारा काफ़ी बेकार है। मतलब अगर हम फाउंडेशन, अभी जो फाउंडेशन है, अगर मैं उस पहले के उससे चलूँ तो प्राइमरी जो पहले वाला है उसके हिसाब से जो हमारे मिडिल और प्राइमरी जो है वो लगभग 100 के आसपास है।
बट हमारा जो सीनियर सेकेंडरी है या सेकेंडरी है वो 56% ही हो पाया। मतलब अगर कोई 8th पढ़ लेता है, पढ़ लिया, ठीक है, आगे नहीं पढ़ना है। 10th पढ़ लिया, आगे बढ़ना है तो बढ़ लिए, नहीं तो नहीं पढ़ना है आगे। तो उनका टारगेट ये है कि जो भी अगर 8th पढ़े या 10th पढ़े वो पूरा का पूरा 11th 12th जो है पास आउट करके वो 11th 12th कंप्लीट करके निकले। ऐसे ही हायर एजुकेशन का अगर आप देखें तो 50% है ओवरऑल। तो अगर आप हायर एजुकेशन का अगर मैं ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो निकालूँ तो 26.3 है अगर मैं बताऊँ आपको तो। और अब मैं आपको बताता हूँ कॉलेजेस के बारे में कि कॉलेजेस पे इन्होंने क्या इम्पेक्ट करा है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी जो कॉलेजेस हैं वो हमारे इंडिया में यूजी की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हायर एजुकेशंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अभी जो इंडिया में रेगुलेटरी है जो कि कंट्रोल कर रही है एजुकेशन सिस्टम फॉर द हायर एजुकेशन कॉलेजेस में, उसको हम बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये चीज़ बोला गया है कि एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नाम जो है उस कमीशंस का चेंज हो जाएगा, जो कि बन जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी अच्छा इन्होंने मतलब निकाला है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। जैसे कि मूविंग टुवर्ड्स हायर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके, इससे पहले मैं आपको पॉइंट्स ही बता देता हूँ जो मैंने हाईलाइट किए हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। जो मेन थ्रस्ट पॉलिसी है हायर एजुकेशन का वो है फ्रेगमेंटेशन को हटाना। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये हुआ कि जो जैसे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉलेजेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कॉलेजेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी जो हमारी रेगुलेटरी है जो कॉलेजेस वगैरह में को रेगुलेट कर रही है वो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब इस पॉलिसी के हिसाब से उस कमीशंस का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, उसको आप कह देंगे हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी इस कमीशंस में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा, जैसा कि इन्होंने स्कूल में बनाया सिस्टम सेम टू सेम उसी टाइप का जो चेंजेस है इन्होंने कॉलेज में भी किया, कि कॉलेजेस में भी काफ़ी जो है रूट लर्निंग होता है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, रट्टा मार के नंबर ले आते हैं, यूनिवर्सिटी के टॉप हो गए, ठीक है, बट हाँ जॉब प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो वो काफ़ी कम होता है। उस हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या करा, आप जैसे बाहर की कंट्रीज़ में देखेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, और हाँ ये स्कूल्स में भी लागू है। मैं ये पॉइंट बताना भूल गया आपको, ये पॉइंट स्कूल्स में भी लागू है कि गवर्नमेंट जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कहती हैं कि आपको काम आना चाहिए, हमें परसेंटेज से मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने उस चीज़ को देख के वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की हैं कॉलेजेस और स्कूल्स में। उसमें क्या होगा, वर्चुअल लैब्स के थ्रू ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को कि वो जो रियल टेक्नोलॉजी हैं जो मार्केट में आ रही हैं, रियल टेक्नोलॉजीज़, उस पर कम्पीट कर सकें। जैसे आज जो मार्केट है आईटी का पूरा बना पड़ा है, आप जाएंगे मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ में या फिर आईटी इंडस्ट्रीज़ में, आपको मोस्टली जॉब जो है आईटी इंडस्ट्रीज़ में मिलेंगी। जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम्स में निकाली कि जो मतलब 5th क्लास के बाद हैं कोडिंग्स पे भी फोकस किया जाएगा, जिससे जो कंप्यूटेशनल जो थिंकिंग है स्टूडेंट्स की वो भी काफ़ी अच्छी हो। ये भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि कोडिंग अगर वर्क करेंगे स्टूडेंट्स तो उनको मैथमेटिकली एनालिटिकल थिंकिंग्स भी काफ़ी अच्छी होंगी, और उसके बाद उनको फ्यूचर में भी वो चीज़ हेल्प होगी। कॉलेजेस में भी सेम चीज़ उन्होंने वोकेशनली ट्रेनिंग निकाली। अब इन्होंने ये चीज़ बताया इन्होंने ये चीज़ बताया कि जैसे कि अगर आप देखें कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बोला जाता है कि AICTE अप्रूव्ड है
इस यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, इस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट अप्रूव्ड है, तो इसको हटाने की बात की जा रही है इस एनईपी पॉलिसी में, हायर एजुकेशन एनईपी पॉलिसी में। इसमें उस चीज़ को हटाना है कि यूनिवर्सिटीज़ को जो है या जो कॉलेजेस हैं उनको अपने ही सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे रेगुलेटरीज के द्वारा। उनको ये ज़रूरत नहीं है कि हाँ आप इससे अप्रूवल लें, इससे अप्रूव्ड लें, आईसीटी इससे अप्रूव्ड लें, या जैसे आईपी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस ये क्लेम करते हैं ये जो सर्टिफिकेट है एफिलेटेड है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से। सो ये चीज़ को हटाने के लिए इनका ये एक इनिशिएटिव है। अब आया मूविंग टू लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लूँगा नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है गुप्ता डेंसिटी द्वारा बनाई गई थी और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी। ये यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, सब कुछ सिखाया जाता था। और चाइना से, यूएस से लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। और उस टाइम पे वैदिक ज्ञान पे काफ़ी फोकस किया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में वैदिक मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी पढ़ाई जाती थी और काफ़ी लोग जो है वो आते थे पढ़ने के लिए। स्कॉलर्स भी मिलते थे यहाँ पे और काफ़ी इंटेलिजेंट लोग भी जो हैं यहाँ से पढ़े हुए हैं। सो इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बनाना चाह रही हैं। अब जैसे आईआईटी को आप देखेंगे तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है कि हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रहेगा। कोई आर्ट का सब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई उसका फिजिकल एजुकेशन का नहीं रहेगा, कोई एमबीए नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा। हालांकि अभी आईआईटी दिल्ली ने एमबीए का प्लान भी स्टार्ट कर दिया है। ह्यूमैनिटीज़ के भी कुछ सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। सो वही कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, मतलब एक पार्ट में फोकस ना करके सारे पार्ट में फोकस करना चाहिए। उधर ह्यूमैनिटीज़ भी होनी चाहिए, आर्ट्स भी होना चाहिए, म्यूज़िक भी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, और आपकी जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है जो आपकी चली आ रही है, सब कुछ होना चाहिए। सो नालंदा यूनिवर्सिटी में ये था, संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी, साइंस भी पढ़ाया जाता था, ऐसा कुछ नहीं था, और काफ़ी अच्छी प्रीसियस नॉलेज दिया जाता था। आज के टाइम पे अगर नालंदा यूनिवर्सिटी अगर आप देखें तो ये हमारी राजगिरी बिहार में लोकेटेड है। गुप्ता डेंसिटी ने बनाया था, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। सेम टू सेम तक्षशिला भी जो है वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे ही इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे दिए यहाँ पे। जैसे वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, वैसे ही सारी की सारी जो कॉलेजेस और जो हैं वो सारी की सारी मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने के लिए सब कॉलेजेस में एक जैसे कंटेंट्स, मतलब सब कॉलेजेस में डिफरेंट स्ट्रीम्स की जो वो है वो लाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो उसके लिए उन्होंने एस्टिमेट किया कि 2040 तक उनका प्लान है कि ये पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें वो ना एक सब्जेक्ट पे ना कि फोकस किए, सारे सब्जेक्ट पे फोकस किए। जैसे अभी आप देखेंगे आईआईटी जो है वो पहले टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड था, अभी कुछ साल 2 साल से ही आईआईटी दिल्ली ने एमबीए प्रोग्राम निकाला है। उसके बाद ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2035 तक गवर्नमेंट चाह रही है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन का, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग, वो चाह रही हैं 26.3% से, जो कि अभी करंट डेटा नहीं है, 2018 का डेटा है, वो 50% करना चाह रही हैं उसको। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये। इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन पे भी काफ़ी वर्क किया है कि जो डिस्टेंस पे लर्निंग चली आ रही है वो सेम लर्निंग जो है डिस्टेंस पे चलेगी, उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। फिर उन्होंने बताया है असेसमेंट्स। हाँ, एक चीज़ और, मैंने स्कूल्स में एक चीज़ मिस कर दिया कि जो स्टूडेंट्स के जो रिपोर्ट कार्ड्स होंगे उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही बार में रिज़ल्ट आएगा, वो तोड़ के रिज़ल्ट आएगा, और साल का रिज़ल्ट जो है मंथली वाइज आएगा, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स के जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स के जो क्लासमेट्स हैं, वो उनको रेट करेंगे कि वो स्टूडेंट्स कैसा पढ़ता है, पेरेंट्स उनको रेट करेंगे, टीचर्स उनको रेट करेंगे, और स्टूडेंट खुद अपने आप को रेट करेगा कि वो कैसा। रिपोर्ट कार्ड में कॉलम जो है स्पेशली बनाया गया।
सेम यहाँ पे आप देख रहे हैं, असेसमेंट ऑफ एजुकेशन अप्रोच इन अंडर दैट इंटीग्रेट ह्यूमैनिटीज़ आर्ट एंड साइंस। स्टेम की बात की जा रही है यहाँ पे। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अभी जो है स्टेम से स्ट्रीम्स पे फोकस किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आर्ट्स भी इसमें इंक्लूड कर रही हैं। सो स्टेम्स जो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे रिसेंटली 3 to 4 ईयर में स्टेम्स को काफ़ी बढ़ाया गया। स्टेम्स का ही एक पार्ट है रोबोटिक्स, जो स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं स्कूल्स में। आप देखेंगे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टेम्स एजुकेशंस पे वर्क कर रही हैं स्कूल्स में। तो उसी के डेटा के अनुसार उन्होंने कहा है कि स्टेम्स को जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर मल्टीडिसिप्लिनरी में जो है डिपार्टमेंट भी बनाए जाएंगे, लैंग्वेजेस की, लिटरेचर अलग, म्यूज़िक अलग, फिलोसफी अलग, आइडियोलॉजी अलग, आर्ट, डांस, थिएटर, एजुकेशन, स्टैटिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड अदर सब्जेक्ट नीडेड फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी। अब इसके बाद में जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही मतलब आई गॉट इम्प्रेस्ड फ्रॉम दैट। ये ऐसा इन्होंने मतलब बनाया कि काफ़ी अच्छा है। क्रेडिट स्कोर्स के हिसाब से इन्होंने ये बताया कि स्टूडेंट जो है अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेगा। जैसे कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग कैसे है। तो जैसे अगर मैं 12th के बाद निकल गया, अब मैं क्या किया, मैंने कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ले लिया जो कि 3 ईयर का था। सो अब मैं 3 ईयर वो मतलब किसी वजह से कर नहीं पाया, तो जो मेरे जितना भी मैंने करा होगा वो क्रेडिट मेरा जो है एक डेटाबेस पे अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद जब मैं चाहूँ उसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ आगे। क्लियर करने के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, 4 प्लान बनाए गवर्नमेंट ने कि 4 ईयर का बैचलर बनाया। फर्स्ट ईयर अगर कोई कंप्लीट करता है और क्रेडिट अगर अपने कंप्लीट करता है तो उसको उन्होंने बोला सर्टिफिकेट। सेकंड ईयर अगर कोई कंप्लीट करता है तो उसको उन्होंने बोला एडवांस डिप्लोमा। अगर वो थर्ड ईयर कंप्लीट करता है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर फोर्थ ईयर वो कंप्लीट कर रहा है तो बैचलर विथ रिसर्च बोला उसको, उनको ये बोला जाएगा। अब ये जितने भी इनके क्रेडिट्स होंगे वो सारे के सारे एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहाँ की वो उस डेटाबेस पे अपलोड होंगे। अब जैसे फर्स्ट ईयर का मेरे को सर्टिफिकेशन प्रोग्राम था, अब मैं 6 मंथ में ही क्या किया, छोड़ के चला गया, कुछ फाइनेंशियल इशू आ गया। तो वो जो मेरा 6 मंथ का जो क्रेडिट होगा, समझ लो 30 मंथ 1 ईयर का जो मेरा क्रेडिट था वो 30 क्रेडिट था। मैं हाफ ही मंथ किया, 6 मंथ किया, तो 6 मंथ मुझे 15 क्रेडिट मिला। तो 15 क्रेडिट मैं बाद में कंप्लीट कर सकता हूँ जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, और वो जो 15 क्रेडिट जो मैं कंप्लीट किया वो मेरे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में चला जाएगा, और वो मैं किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकता हूँ। ये ज़रूरत नहीं कि हाँ जिस इंस्टीट्यूट से मैंने वो अपने 15 क्रेडिट कंप्लीट किए मुझे उसी से करना है, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी और से कर सकता हूँ। ये डिजिटली स्टोर्ड है, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनका डेटाबेस बनेगा, उनका डिजिटली स्टोर हो जाएगा, और वो डेटा हम रिट्रीव कर सकते हैं बाद में। उसके बाद बता दूँ मेन फोकस जो है इंटरनेशनलाइजेशन पे हुआ, कि वो फोकस कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन देने का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में लोग आते थे बाहर से पढ़ने के लिए। मैं नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को ये बताइए, मैं आपको नालंदा यूनिवर्सिटीज़ पे पूरा लेक्चर एक प्रोवाइड करूँगा। सो अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनलाइजेशन में उन्होंने ये बोला कि उन्होंने फोकस किया कि बाहर के स्टूडेंट्स आके यहाँ पे पढ़ाई करें। आप देखेंगे कि इंडिया के लोग जो हैं इंडिया में पढ़ना नहीं चाहते, वो खुद कहते हैं कि नहीं हम बाहर जाके पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन जो है उतना अच्छा नहीं है। इंडिया का एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब क्या होता है कि देखिए गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि जो मनी है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है। अब जैसे होता क्या है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने बीटेक किया, अब मैं जा रहा हूँ मास्टर करने के लिए कनाडा जा रहा हूँ या फिर जर्मनी जा रहा हूँ।
अब क्या होगा, मैं उस कंट्री में जाऊँगा तो मुझे उस कंट्री को पे करना पड़ेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। बैंक से लोन लेके दूँ या मैं कैसे भी, तो सरकार का पैसा या हमारे देश का पैसा उधर जा रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरनलाइजेशन का कंसेप्ट लाया कि बाहर से लोग आए हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए। अब क्या होगा, अब क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ को पैसे देती है गवर्नमेंट, मशीन्स की, अगर वर्चुअल लैब सेट करना है, ये सब सेट करना है तो क्या पैसे भी लगेंगे, वो सारा का सारा पैसे गवर्नमेंट देती है। जैसे मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज था तो हमारे यहाँ भी जो यूनिवर्सिटी से पैसे आते थे वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी से आता था। सो वो जो पैसा है गवर्नमेंट पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही थी हमारे कॉलेज को। सो ऐसे जो गवर्नमेंट हमारे कॉलेज को जब पे कर रही है तो वो पैसा कहाँ, सरकार से जा रहा है। अब जब फॉरेन स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएगा वो लोन लेके आएगा तो वो पैसा कौन देगी, बैंक देगी, ना कि गवर्नमेंट देगी। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट था कि उससे फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो हमारी कंट्री का वो भी काफ़ी अच्छा होगा। मैं मेन पॉइंट आपको इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ काफ़ी लंबा है, 66 है, 66 पेजेस का पीडीएफ है। मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा इतना लंबा, कंप्लीट मतलब काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा मुझे कंप्लीट करने में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉलेजेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कॉलेजेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अभी जो हमारी रेगुलेटरी है जो कॉलेजेस वगैरह में को रेगुलेट कर रही है वो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब इस पॉलिसी के हिसाब से उस कमीशंस का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, उसको आप कह देंगे हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी इस कमीशंस में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा, जैसा कि इन्होंने स्कूल में बनाया सिस्टम सेम टू सेम उसी टाइप का जो चेंजेस है इन्होंने कॉलेज में भी किया कि कॉलेजेस में भी काफ़ी जो है रूट लर्निंग होता है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, रट्टा मार के नंबर ले आते हैं, यूनिवर्सिटी के टॉप हो गए, ठीक है, बट हाँ जॉब प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो वो काफ़ी कम होता है। सो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या करा, आप जैसे बाहर की कंट्रीज़ में देखेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, और हाँ ये स्कूल्स में भी लागू है। मैं ये पॉइंट बताना भूल गया आपको, ये पॉइंट स्कूल्स में भी लागू है कि गवर्नमेंट जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कहती हैं कि आपको काम आना चाहिए, हमें परसेंटेज से मतलब नहीं है। सो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को देख के वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की हैं कॉलेजेस और स्कूल्स में। उसमें क्या होगा, वर्चुअल लैब्स के थ्रू ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को कि वो जो रियल टेक्नोलॉजी हैं जो मार्केट में आ रही हैं, रियल टेक्नोलॉजीज़, उस पर कम्पीट कर सकें। जैसे आज जो मार्केट है आईटी का पूरा बना पड़ा है, आप जाएंगे मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ में या फिर आईटी इंडस्ट्रीज़ में, आपको मोस्टली जॉब जो है आईटी इंडस्ट्रीज़ में मिलेंगी। सो जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम्स में निकाली कि जो मतलब 5th क्लास के बाद हैं कोडिंग्स पे भी फोकस किया जाएगा, जिससे जो कंप्यूटेशनल जो थिंकिंग है स्टूडेंट्स की वो भी काफ़ी अच्छी हो। सो ये भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि कोडिंग अगर वर्क करेंगे स्टूडेंट्स तो उनको मैथमेटिकली एनालिटिकल थिंकिंग्स भी काफ़ी अच्छी होंगी और उसके बाद उनको फ्यूचर में भी वो चीज़ हेल्प होगी। सो कॉलेजेस में भी सेम चीज़, उन्होंने वोकेशनली ट्रेनिंग निकाली। अब इन्होंने ये चीज़ बताया इन्होंने ये चीज़ बताया कि जैसे कि अगर आप देखें कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो वो बोला जाता है कि AICTE अप्रूव्ड है, इस यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, इस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट अप्रूव्ड है, तो इसको हटाने की बात की जा रही है इस NEP पॉलिसी में, हायर एजुकेशन NEP पॉलिसी में। इसमें उस चीज़ को हटाना है कि यूनिवर्सिटीज़ को जो है या जो कॉलेजेस हैं उनको अपने ही सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे रेगुलेटरीज़ के द्वारा। उनको ये ज़रूरत नहीं है कि हाँ आप इससे अप्रूवल लें, इससे अप्रूव्ड लें, ICT इससे अप्रूव्ड लें, या जैसे IP की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस ये क्लेम करते हैं ये जो सर्टिफिकेट है एफिलेटेड है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से। सो ये चीज़ को हटाने के लिए इनका ये एक इनिशिएटिव है। अब आया मूविंग टू लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लूँगा नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है गुप्ता डेंसिटी द्वारा बनाई गई थी और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी। ये यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी
ब्रह्मांड में जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, सब कुछ सिखाया जाता था। और चाइना से, यूएस से लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। और उस टाइम पे वैदिक ज्ञान पे काफ़ी फोकस किया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में वैदिक मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी पढ़ाई जाती थी और काफ़ी लोग जो है वो आते थे पढ़ने के लिए। स्कॉलर्स भी मिलते थे यहाँ पे और काफ़ी इंटेलिजेंट लोग भी जो हैं यहाँ से पढ़े हुए हैं। सो इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बनाना चाह रही हैं। अब जैसे आईआईटी को आप देखेंगे तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है कि हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रहेगा। कोई आर्ट का सब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई उसका फिजिकल एजुकेशन का नहीं रहेगा, कोई एमबीए नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा। हालांकि अभी आईआईटी दिल्ली ने एमबीए का प्लान भी स्टार्ट कर दिया है। ह्यूमैनिटीज़ के भी कुछ सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। सो वही कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, मतलब एक पार्ट में फोकस ना करके सारे पार्ट में फोकस करना चाहिए। उधर ह्यूमैनिटीज़ भी होनी चाहिए, आर्ट्स भी होना चाहिए, म्यूज़िक भी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स भी होना चाहिए और आपकी जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है जो आपकी चली आ रही है, सब कुछ होना चाहिए। सो नालंदा यूनिवर्सिटी में ये था, संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी, साइंस भी पढ़ाया जाता था, ऐसा कुछ नहीं था। और काफ़ी अच्छी प्रीसियस नॉलेज दिया जाता था। आज के टाइम पे अगर नालंदा यूनिवर्सिटी अगर आप देखें तो ये हमारी राजगिरी बिहार में लोकेटेड है। गुप्ता डेंसिटी ने बनाया था, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। सेम टू सेम तक्षशिला भी जो है वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे दिए यहाँ पे। जैसे वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, वैसे ही सारी की सारी जो कॉलेजेस और जो हैं वो सारी की सारी मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने के लिए सब कॉलेजेस में एक जैसे कंटेंट्स, मतलब सब कॉलेजेस में डिफरेंट स्ट्रीम्स की जो वो है वो लाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो उसके लिए उन्होंने एस्टिमेट किया कि 2040 तक उनका प्लान है कि ये पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें वो ना एक सब्जेक्ट पे ना कि फोकस किए, सारे सब्जेक्ट पे फोकस किए। जैसे अभी आप देखेंगे आईआईटी जो है वो पहले टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड था, अभी कुछ साल 2 साल से ही आईआईटी दिल्ली ने एमबीए प्रोग्राम निकाला है। उसके बाद ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2035 तक गवर्नमेंट चाह रही है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन का, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग, वो चाह रही हैं 26.3% से, जो कि अभी करंट डेटा नहीं है, 2018 का डेटा है, वो 50% करना चाह रही हैं उसको। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये। इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन पे भी काफ़ी वर्क किया है कि जो डिस्टेंस पे लर्निंग चली आ रही है वो सेम लर्निंग जो है डिस्टेंस पे चलेगी, उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। फिर उन्होंने बताया है असेसमेंट्स। हाँ, एक चीज़ और, मैंने स्कूल्स में एक चीज़ मिस कर दिया कि जो स्टूडेंट्स के जो रिपोर्ट कार्ड्स होंगे उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही बार में रिज़ल्ट आएगा, वो तोड़ के रिज़ल्ट आएगा और साल का रिज़ल्ट जो है मंथली वाइज आएगा, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स के जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स के जो क्लासमेट्स हैं, वो उनको रेट करेंगे कि वो स्टूडेंट्स कैसा पढ़ता है, पेरेंट्स उनको रेट करेंगे, टीचर्स उनको रेट करेंगे और स्टूडेंट खुद अपने आप को रेट करेगा कि वो कैसा। रिपोर्ट कार्ड में कॉलम जो है स्पेशली बनाया गया। सेम यहाँ पे आप देख रहे हैं, असेसमेंट ऑफ एजुकेशन अप्रोच इन अंडर दैट इंटीग्रेट ह्यूमैनिटीज़, आर्ट एंड साइंस। स्टेम की बात की जा रही है यहाँ पे। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अभी जो है स्टेम से स्ट्रीम्स पे फोकस किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आर्ट्स भी इसमें इंक्लूड कर रही हैं। सो स्टेम्स जो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे रिसेंटली 3 to 4 ईयर में स्टेम्स को काफ़ी बढ़ाया गया। स्टेम्स का ही एक पार्ट है रोबोटिक्स, जो स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं स्कूल्स में। आप देखेंगे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टेम्स एजुकेशंस पे वर्क कर रही हैं स्कूल्स में। तो उसी के डेटा के अनुसार उन्होंने कहा है कि स्टेम्स को जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर मल्टी डिसिप्लिनरी में जो है डिपार्टमेंट भी बनाए जाएंगे, लैंग्वेजेस के, लिटरेचर अलग, म्यूज़िक अलग, फ़िलासफ़ी अलग, आइडियोलॉजी अलग, आर्ट, डांस, थिएटर, एजुकेशन,
स्टैटिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड अदर सब्जेक्ट नीडेड फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी। अब इसके बाद में जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही मतलब आई गॉट इम्प्रेस्ड फ्रॉम दैट। ये ऐसा इन्होंने मतलब बनाया कि काफ़ी अच्छा है। क्रेडिट स्कोर्स के हिसाब से इन्होंने ये बताया कि स्टूडेंट जो है अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेगा। जैसे कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग कैसे है। तो जैसे अगर मैं 12th के बाद निकल गया, अब मैं क्या किया, मैंने कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ले लिया जो कि 3 ईयर का था। सो अब मैं 3 ईयर वो मतलब किसी वजह से कर नहीं पाया, तो जो मेरे जितना भी मैंने करा होगा वो क्रेडिट मेरा जो है एक डेटाबेस पे अपलोड हो जाएगा और उसके बाद जब मैं चाहूँ उसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ आगे। क्लियर करने के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, 4 प्लान बनाए गवर्नमेंट ने कि 4 ईयर का बैचलर बनाया। फर्स्ट ईयर अगर कोई कंप्लीट करता है और क्रेडिट अगर अपने कंप्लीट करता है तो उसको उन्होंने बोला सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर अगर कोई कंप्लीट करता है तो उसको उन्होंने बोला एडवांस डिप्लोमा। अगर वो 3rd ईयर कंप्लीट करता है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर 4th ईयर वो कंप्लीट कर रहा है तो बैचलर विथ रिसर्च बोला उसको, उनको ये बोला जाएगा। अब ये जितने भी इनके क्रेडिट्स होंगे वो सारे के सारे एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहाँ की वो उस डेटाबेस पे अपलोड होंगे। अब जैसे फर्स्ट ईयर का मेरे को सर्टिफिकेशन प्रोग्राम था, अब मैं 6 मंथ में ही क्या किया, छोड़ के चला गया, कुछ फाइनेंशियल इशू आ गया, तो वो जो मेरा 6 मंथ का जो क्रेडिट होगा समझ लो 30 मंथ 1 ईयर का जो मेरा क्रेडिट था वो 30 क्रेडिट था। मैं हाफ ही मंथ किया, 6 मंथ किया तो 6 मंथ मुझे 15 क्रेडिट मिला। तो 15 क्रेडिट मैं बाद में कंप्लीट कर सकता हूँ जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, और वो जो 15 क्रेडिट जो मैं कंप्लीट किया वो मेरे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में चला जाएगा, और वो मैं किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकता हूँ। ये ज़रूरत नहीं कि हाँ जिस इंस्टीट्यूट से मैंने वो अपने 15 क्रेडिट कंप्लीट किए मुझे उसी से करना है, ऐसा नहीं है, मैं किसी भी और से कर सकता हूँ। ये डिजिटली स्टोर्ड है, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनका डेटाबेस बनेगा, उनका डिजिटली स्टोर हो जाएगा और वो डेटा हम रिट्रीव कर सकते हैं बाद में। उसके बाद बता दूँ मेन फोकस जो है इंटरनेशनलाइजेशन पे हुआ, कि वो फोकस कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन देने का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में लोग आते थे बाहर से पढ़ने के लिए। मैं नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को ये बताइए, मैं आपको नालंदा यूनिवर्सिटीज़ पे पूरा लेक्चर एक प्रोवाइड करूँगा। सो अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनलाइजेशन में उन्होंने ये बोला कि उन्होंने फोकस किया कि बाहर के स्टूडेंट्स आके यहाँ पे पढ़ाई करें। आप देखेंगे कि इंडिया के लोग जो हैं इंडिया में पढ़ना नहीं चाहते, वो खुद कहते हैं कि नहीं हम बाहर जाके पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन जो है उतना अच्छा नहीं है। इंडिया का एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब क्या होता है कि देखिए गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि जो मनी है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है। अब जैसे होता क्या है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने बीटेक किया, अब मैं जा रहा हूँ मास्टर करने के लिए कनाडा जा रहा हूँ या फिर जर्मनी जा रहा हूँ। अब क्या होगा, मैं उस कंट्री में जाऊँगा तो मुझे उस कंट्री को पे करना पड़ेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। बैंक से लोन लेके दूँ या मैं कैसे भी, तो सरकार का पैसा या हमारे देश का पैसा उधर जा रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरनलाइजेशन का कंसेप्ट लाया कि बाहर से लोग आए हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए। अब क्या होगा, अब क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ को पैसे देती है गवर्नमेंट, मशीन्स की, अगर वर्चुअल लैब सेट करना है, ये सब सेट करना है तो पैसे भी लगेंगे, वो सारा का सारा पैसे गवर्नमेंट देती है। जैसे मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज था तो हमारे यहाँ भी जो यूनिवर्सिटी से पैसे आते थे वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी से आता था। सो वो जो पैसा है गवर्नमेंट पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही थी हमारे कॉलेज को। सो ऐसे जो गवर्नमेंट हमारे कॉलेज को जब पे कर रही है तो वो पैसा कहाँ, सरकार से जा रहा है। अब जब फॉरेन स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएगा वो लोन लेके आएगा, तो वो पैसा कौन देगी, बैंक देगी, ना कि गवर्नमेंट देगी। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट था कि उससे फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो हमारी कंट्री का वो भी काफ़ी अच्छा होगा। मैं मेन पॉइंट आपको इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि PDF काफ़ी लंबा है, 66 है,
66 पेजेस का PDF है। मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा इतना लंबा, कंप्लीट मतलब काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा मुझे कंप्लीट करने में। उसके बाद बात की गई है टेक्नोलॉजीज़ की। टेक्नोलॉजीज़ में ये बताया गया है कि काफ़ी क्वालिटी ऑफ MOOCs जो हैं वो बनाई जाएंगी। MOOCs जो हैं वो होती हैं आपकी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जो आपके कोर्सेज प्रोवाइडेड होते हैं, जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप कोर्सेरा देखेंगे, EDX देखेंगे, यूडेमी देखेंगे, ये सारे के सारे MOOCs में आते हैं। ये क्या करते हैं, आपने कोर्स कंप्लीट किया, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट बना रही है। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर बना रही है, जो कि दिव्यांग्स जो हैं, जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, गॉड गिफ्टेड जो लोग हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। फिर कंटेंट बना रहे हैं वेरियस लैंग्वेज में। अभी जैसे अगर मैंने बायजूस का कोई कंटेंट उठाया वो हिंदी या इंग्लिश में होगा, अब वो फोकस कर रहे हैं कि वो काफ़ी सारी लैंग्वेज में, ओवरऑल 23 से ऊपर लैंग्वेज जितने भी हैं वो सब पे बना रहे हैं। तमिल हो गया, बंगाली हो गया, जितनी भी होगी सब पे बना रहे हैं। वर्चुअल लैब्स बना रहे हैं। वर्चुअल लैब्स बनाने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया IIT मद्रास को, जो कि अभी रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। वो क्या कर रहे हैं, वर्चुअल लैब्स सेट करेंगे, मतलब आइडिया बना रहे हैं कि वर्चुअल लैब्स कैसे हैं। तो रियल टाइम जो भी आपके मशीन्स होंगी उस पर आप वर्चुअली वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मेरे पास कपलिंग का कोई मशीन है, कपलर है या फिर डिकपलर है, कपलर और डिकपलर का अगर मुझे एनिमेटेड वीडियो पता है कि कैसे वर्किंग उसका होता है, एनिमेशन में मैंने वर्चुअली देख लिया। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है कि कपलर पे मेरे को पहले कप रखना है, मतलब पहले मेरे को शीट रखनी है, शीट मेटल के बाद वो क्या होगा, वो कप के फॉर्म में जैसे ही उस पर प्रेस होगा, मतलब डाई रहेगी, ऊपर प्रेस होगा, जैसे ही वो डाई पे प्रेस करेगा कप मेरा बाहर आ जाएगा। ये मैंने पूरी एनिमेशन देख ली। अब मैंने वहाँ पे कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल पे देखा ऐसे ऐसे वर्किंग करना है, सेम टू सेम अगर मुझे मशीन मिलेगी तो मैं वो वहाँ पे ऑपरेट कर सकता हूँ। उसके बाद आया कि अब जैसे कोरोना वायरस और कोरोना पेंडेमिक में अगर आप देख रहे हैं कि एकेडमिक लॉस काफ़ी हुआ, जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रहे हैं, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम, स्कूल्स के भी कॉलेजेस के दोनों के लिए। सो उनके लिए उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड एग्जामिनेशन बनाया। और ये जो एडिशनल पॉइंट्स है मेरे ख्याल से कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद ही डाली गई है, क्योंकि इससे पहले जो अगर आप देखेंगे ये कंसेप्ट नहीं था। इससे ये कोरोना वायरस के बाद ही आया है ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन का। थैंक यू। सो दोस्तों, आज मैंने आपको मतलब ओवरऑल मोटा मोटा आपको बता दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, कैसे इम्पेक्ट कर रहा है इंडिया को, और मतलब काफ़ी अच्छा मतलब इनिशिएटिव था गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।